नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें पहला चैप्टर आज पहला लेक्चर है सेट, जिसे हमें स्टार्ट करना है। जो स्टार्ट किए हुए हैं, तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के इस पहले सेशन के पहले लेक्चर पर। क्लास 11 का ये टोटली एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित होगा, वहीं का उसी का स्टडी मटेरियल रहेगा और पूरे A to Z आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आज वैसे बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, टॉपिक है हम लोगों का। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। तो सेट क्या है इसके बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, खास खास बातें हैं जिनको जानना आपको सेट्स के बारे में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है सेट, है ना। तो सेट के बारे में यहाँ पे देखिए, आपको पॉइंट आउट किया हुआ और हाईलाइटेड है ब्लू कलर से। सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, जो रिलेशन और फंक्शन आप पढ़ेंगे आगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्या करता है, डिफाइन करने में मदद करता है हमारा सेट्स। ये इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में एक लाइन है जो कि खास है। अगली क्या खास बात है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। मतलब जो ज्योमेट्री है, सीक्वेंस है, प्रोबेबिलिटी है, ये सभी चीजें, इन सब में आपको सेट्स के नॉलेज की सेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अगला जो पॉइंट है, द थियरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन। जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर जिनका नाम था, जिनका जो एज एरा है वो 1800 से 1845 से 1918 तक है। ही फर्स्ट इनकाउंटर सेट while वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जब वो सॉल्व कर रहे थे, उस समय उनको उनके दिमाग में ये आइडिया आया, किसका, सेट का आइडिया आया। तो ये इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रहा माय डियर। अब चलते हैं कुछ इसके सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, यानी सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन पर। तो पहले बात समझिएगा कि इन एवरीडे लाइफ, हर अपने जो दैनिक जीवन में हम वी ऑफ्टन स्पीक द कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अपने दैनिक जीवन में हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर बात करते हैं। ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, किसी खास प्रकार के कलेक्शंस, किसी खास प्रकार के वस्तुओं के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं, येलो कलर से हाईलाइटेड है। अ पैक ऑफ कार्ड, यानी कार्ड का जो सेट होता है वो। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अ क्रिकेट ऑफ टीम, क्रिकेट की टीम, एटसेट्रा। इस तरीके से कुछ कलेक्शन डेली लाइफ में हम ऐसे ही कुछ कलेक्शंस की बात करते रहते हैं आमतौर पर। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शंस। मैथमेटिक्स में भी कुछ कलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जो है आपके कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए। उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सो जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके कलेक्शंस, राइट। फिर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से इनका जो कलेक्शन है वो आपका कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया। तो इत्यादि ये सब चीजें हैं। आगे बात कर रहा है कि मोर स्पेशली वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शंस। ठीक है, हम कुछ खास कलेक्शंस की जांच करने वाले हैं, जो आपको नीचे ग्रीन कलर में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो इनको ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा मेरे साथ। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर जो कि किससे, 10 से कम हो और कैसी होनी चाहिए, ऑड। नेचुरल नंबर कैसी, ऑड हो और किससे, 10 से कम हो। तो कौन कौन सी आएंगी, 1 3 5 7 एंड 9, ये आपके आएंगे ये कलेक्शन। अगर इसमें हमने 11 ऐड कर दिया तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि 11 जो है, 11 जो है वो 10 से ज्यादा है, राइट। इसलिए ये हमारा जो है सेट, आप देख पा रहे होंगे कि वेल डिफाइंड है, राइट। द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में, यानी भारत की जितनी भी नदियां हैं, उनके नाम जो है, उनका समूह, वो आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ हम कलेक्शन को ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर लेकिन उसी कलेक्शन में कोई पाकिस्तान की या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, किसी अदर देश की अगर रिवर का नाम इसमें लिखा जाए, नदी का नाम डाल दिया जाए, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहाँ की नदियों की बात कर रहा है? इंडिया के रिवर्स की बात कर रहा है, राइट? सो कलेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया इज अ वेल डिफाइंड। ओके, सो आगे देखते हैं द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं, नेमली जिनको हम जानते हैं AEIOU, 5 होते हैं, तो इनका जो कलेक्शन होता है ये भी आपका वेल डिफाइंड है। इसमें अगर आप दूसरा अक्षर रखते हैं, जैसे बी रख दिया, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, सिर्फ AEIOU ही इसमें हो सकते हैं, राइट? अभी आगे चल करके वेल डिफाइंड की मीनिंग को भी हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। पहले इन एग्जाम्पल पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट है वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप के जो ट्रायंगल्स हैं, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, फिर कई टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, उन ट्रायंगल्स का जो कलेक्शंस है वो भी आपका वेल डिफाइन होगा, है ना? वो ट्रायंगल किसी भी टाइप का होगा लेकिन रहेगा ट्रायंगल ही। आगे कह रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 का जो प्राइम फैक्टर है वो होगा 2, 3, 5 और 7। इसके अतिरिक्त कोई प्राइम फैक्टर 210 का नहीं है। अगर लिखते हैं तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। आगे देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं वो हैं 2 और 3। इन दोनों के अलावा और कोई इस कलेक्शन में दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ध्यान देंगे इन सभी एग्जाम्पल्स में ये जो ऊपर भी 3 दिए गए हैं, इन तीनों को मिला लीजिए और ये सभी मिला लीजिए, तो इतने उदाहरण ये सब जो दिए गए हैं, हियर ईच ऑफ द एबव एग्जाम्पल इज वेल डिफाइंड, राइट? यहाँ पर जितने उदाहरण लिखे गए हैं वो क्या है? आपके वेल डिफाइंड हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? अब हम लोग बात करते हैं कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। एरो से आप देख पा रहे होंगे कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन्स द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट, राइट? इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। हियर डिस्टिंक्ट का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ अभी डिस्टिंक्ट का मतलब इधर मैंने लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है बच्चों कि एक जैसा ना हो, यानी कि उसमें एक जैसे ना हो। जैसे अगर मैं आपको लिख देता एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हो जाएंगे x इक्वल टू 1, 1। यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन क्या है? आइडेंटिकल है, यानी कि एक जैसे हैं। दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट? यानी कि ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा इस इक्वेशन की जगह अगर हम ये इक्वेशन लिखते तो, राइट? अब डेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनिट का मीनिंग ये होता है कि डेफिनिट मीन्स वी कैन डेफिनेटली डिसाइड, निश्चित तौर से हम यह निर्णय कर सकें वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट, कि हम यह निश्चित तौर से डिसाइड कर पाए कि दिया गया ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे कलेक्शन में बिलोंग करता है अथवा नहीं करेगा। इस चीज को हम डिसाइड कर पाए अच्छे तरीके से, एकदम डेफिनेटली, मतलब निश्चित रूप से, ठीक है? तो मीन्स क्या हुआ कि वेल डिफाइंड का मीन्स ये हुआ हमारा निकल के कि डेफिनेट होना चाहिए ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको डेफिनेट का मीनिंग बताया गया और डिस्टिंक्ट का भी अलग मीनिंग बताया गया, राइट? राइट डियर, आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से हम क्या पाते हैं? 10 वी कैन डिफाइन सेट एज, इस तरीके से हम सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो उसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, राइट? एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये जो कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड होगा, तो सेट को जो हमने यहाँ पे ऊपर हेडिंग में आप देख पा रहे होंगे रिप्रेजेंटेशन, तो ध्यान देना सेट को, जैसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट को हम लोग
ऐसे ये मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया ये वाले का, राइट। ऐसे ही अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCDPQR इस तरीके से लिखते हैं, जबकि इसके जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर या फिर जो भी नंबर्स हैं इनको हम लोग सेट के क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम लोग सेट के एलिमेंट्स कहते हैं और इनको हमेशा और हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो सेट को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे हम लोग उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने बात करी वेल डिफाइंड की, तो अब हम आपकी जांच करने वाले हैं कि आप वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ पाए हैं कि नहीं। उसके लिए आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खोलिए, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, नीचे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें सेट है और जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे फॉर जनवरी, जनवरी हो गया, और क्या आएगा फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। तो हमारे पास 3 मंथ आए, ये जो तीनों मंथ हैं इनको अगर इस रूप में आप लिख देते हैं तो ये कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। इनके अतिरिक्त अगर दूसरे महीने के नाम लिखते हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो उसमें नहीं आएगा, यानी कि हम उसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते हैं हम इनको। तो ये बात को हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से महीने आएंगे, तो ये 3 ही महीने होंगे। सो ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड होगा और कोई महीना बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, मींस कि आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि डिस्टिंक्ट है, राइट, यानी अलग अलग है, भिन्न है। सो ये जो है एकदम डेफिनिट है और डिस्टिंक्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, that's why it is a set, this is the reason। यही जस्टिफाई योर आंसर में हम लोग लिखेंगे since the given collection is, लिखेंगे since the given collection is well defined, that's why this is a set, right। तो पहला वाला आपका क्या होगा, सेट होगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत में तो कई राइटर्स हैं, लेखक कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है, क्या भाई कालिदास ही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम डेफिनेटली यानी निश्चित तौर पर इस बात का निर्णय यानी डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए यह वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि यह डेफिनेट नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब वो डेफिनेट नहीं होगा, उसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो चूंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, दैट्स वाई ये आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट, ये आपका जस्टिफाई योर आंसर में लिखना होगा। तो ये आप अपने आप से लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुन करके लिख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन है पहले का ही, अगला पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट, देखो यहां मोस्ट टैलेंट और यहां पे बेस्ट क्रिकेट कह रहा है, बेस्ट बहुत अच्छे बैट्समैन जो 11 हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे 11 महानतम खिलाड़ियों का जो कलेक्शन है वो आपका बताना है सेट है कि नहीं। तो पहली बात, आप दुनिया के सबसे महानतम 11 खिलाड़ी कौन चुनेंगे, इसको भी हम लोग डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये आपका डेफिनेट नहीं है, यानी कि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट। रीजन आपका सेम सब में रहेगा, जस्टिफाई योर आंसर में आप यही लिखेंगे, सिंस दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, किसी क्लास के मतलब आपके क्लास के सभी बच्चों का समूह, ये वेल डिफाइंड है एकदम पूरी तरीके से, चूंकि बच्चा है तो बच्चा अलग अलग ही होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा, और साथ ही साथ में डेफिनेट अगर वो बॉयज है उसमें गर्ल नहीं है, राइट। कह रहा है कि एकदम बॉयज की बात कर रहा है, किसी क्लास के, इन योर क्लास, आपकी क्लास के बॉयज की बात कर रहा है, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है।
वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। तो ये आपका सेट होगा, रीजन में आप वैसे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से नीचे की जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं यानी 1 टू लेकर के 99 तक, ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दिस दैट्स व्हाई ये भी आपका सेट होगा। अगला जो क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स मतलब कि उपन्यास, रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, वो उनका कलेक्शन। तो ये तो फाइनाइट होंगे यानी कि निश्चित है, मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखे हुए हैं, ये हम एकदम निश्चित कर सकते हैं कि कोई अगर नॉवेल लिखा हुआ है तो उसको हम जज कर सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं डेफिनेटली कि वो मुंशी प्रेमचंद का है या फिर मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। तो यानी कि इस बात को हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। और ये मुंशी प्रेमचंद के राइटर जो नॉवेल्स हैं, एक ही नॉवेल दो बार कभी भी नहीं लिखा गया है, यानी कि वो चीज डिस्टिंक्ट भी है। अर्थात ये जो कलेक्शन होगा इनके नॉवेल्स का, यानी मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं उनके द्वारा जो लिखे गए नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन आपका वेल डिफाइन होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट, राइट। नेक्स्ट जो है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड होगा, सभी इवन इंटीजर्स। तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे -2 है, -4 है, क्या ये इवन है या नहीं, इवन इंटीजर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, ये क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ये इंटीजर हैं या नहीं। फिलहाल कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स यानी जो इवन इंटीजर होंगे उनका कलेक्शन ये भी वेल डिफाइन होगा और डिस्टिंक्ट होगा, इसलिए ये भी आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस अलग अलग हैं यानी डिस्टिंक्ट हैं और निश्चित तौर पर क्वेश्चन दिए गए हैं और हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। ये भी कलेक्शन आपका डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट है यानी कि वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन। तो भैया दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर कौन से हैं ये डिसाइड कर पाना हमारे लिए निश्चित नहीं है। किसी के लिए हमारे लिए शेर हो सकता है, आपके लिए बाघ हो सकता है, किसी के लिए चीता हो सकता है, कोई बंदर से डेंजरस हो सकता, कोई किसी का बंदर डेंजरस हो सकता है, किसी का अदर एनिमल हो सकता है। सो वी डेफिनेटली कांट डिसाइड यानी कि ये जो कलेक्शन है ये आपका डेफिनेट नहीं है, दैट्स व्हाई ये इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज नॉट अ सेट, राइट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 थे, जितनी बातें हमने आपको समझाई उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनने वाले थे। तो बच्चों हमने आपको इसके आगे का जो है अगले वीडियो में चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। और एक चीज़ और, आप कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए, आपको एनसीईआरटी की हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करके बताएंगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ दिया जाएगा पूरी तरीके से फुल्ली। ये एनसीईआरटी का क्लास 11 का डेडिकेटेड चैनल है, इस पे आपको वो मटेरियल मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए जो हमने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप जरूर उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ में और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।